नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 लेक्चर्स के नाम से एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 लेक्चर्स नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 लेक्चर, और यह लेक्चर संख्या 23 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 लेक्चर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। भारतीय इतिहास के कुछ विषय आपका पाठ्य पुस्तक है और इसका चैप्टर है किसान, जमींदार एवं राज्य। यह आपका चैप्टर है। एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, यूजीसी नेट के लिए, एसएसबी के लिए, एसएसबी टीजीटी पीजीटी के लिए और बीपीएससी टीजीटी पीजीटी के लिए, सबके लिए एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट है। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं बीपीएससी टीजीटी पीजीटी के लिए, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, यहाँ पर भी है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप लोग को क्लास 6 to 12 का पूरा एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, लेक्चर्स वीडियो, उसके सारे के सारे नोट्स और उसके अलावा 2500 क्वेश्चन की रामबाण टेस्ट सीरीज भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग को मिलेगी। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। लेक्चर संख्या 23, जहां से खत्म किए थे वहीं से शुरू करते हैं। टेलीग्राम आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का। आइए शुरुआत करते हैं। सिंचाई और तकनीक, जैसा कि हमने आपको बताया है कि यह जो चैप्टर है किसान, जमींदार एवं राज्य, यह 15वीं और 16वीं और 17वीं सदी में से संबंधित यह आपका चैप्टर है। विशेष रूप से मुगल काल में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उससे संबंधित यह आपका चैप्टर होने वाला है। तो इसे हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, जानेंगे। सिंचाई और तकनीक मतलब मुगल राज्य में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, कृषि समाज था, उसमें सिंचाई पद्धति कैसी थी, तकनीक कैसी थी। तो देखिए बाबरनामा, यह बाबर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है बाबरनामा। तो इसके अनुसार हिंदुस्तान से खेती के लायक बहुत जमीन थी। मतलब बाबरनामा में बाबर ने लिखा है कि हिंदुस्तान में बहुत सारी जमीन है जो कृषि योग्य हैं, लेकिन कहीं भी बहते हुए पानी का इंतजाम नहीं था। मतलब खेती योग्य जमीन तो है लेकिन सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं है। ठीक है, मतलब नहरें आदि की कमी है। वह इसलिए कि फसल उगाने और बागानों के लिए पानी की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, और इसलिए क्योंकि उस समय के फसल उगाने या बागानों के लिए पानी की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। विशेष रूप से क्योंकि मानसून पर आधारित हमारी खेती होती है। अगर और मानसून बिल्कुल उस समय से मतलब कि बारिश होती थी तो खेती होती थी। तो बहते हुए पानी का इंतजाम नहीं था, कुल मिलाकर नहरों का इंतजाम नहीं था, यह बाबर शायद कहना चाह रहा हो। तो शरद ऋतु की फसलें बारिश की पानी से ही पैदा हो जाती थी। और हैरानी की बात यह है कि बसंत ऋतु की फसलें तब भी पैदा हो जाती थी जब बारिश बिल्कुल नहीं होती थी। ठीक है, शरद ऋतु की फसलें। फिर भी छोटे पेड़ों तक बाल्टियों और रहट के जरिए पानी पहुंचाया जाता था। रहट के जरिए, रहट क्या था, सिंचाई का यंत्र था रहट। ठीक है, लाहौर, दीपालपुर दोनों इस समय पाकिस्तान में है, लाहौर और दीपालपुर, और कृषि योग्य यह स्थान था। और ऐसी जगहों पर लोग रहट के जरिए कृषि कार्य करते थे। ठीक है, लाहौर और दीपालपुर में कृषि कार्य करते थे। अब ये जानकारी कहाँ से मिल रही है, ये बाबरनामा से जानकारी मिल रही है। क्योंकि बाबर जो था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, एक अच्छा कवि था, लेखक था, और वह यात्रा संस्मरण लिखा करता था। तो जब उसने भारत पर आक्रमण किया, यहाँ पर घूमा बहुत, तो उसने बाबरनामा लिखा। और उसने उस समय की जो कृषि व्यवस्था थी, उसमें का जो कृषि समाज था, उसका परिचय बाबरनामा में बिल्कुल मिलता है। ठीक है, फसलों की भरमार क्या थी। मतलब उस समय कई तरह की फसल उगाए जाते थे, यूज में होते थे। देखिए, साल में कम से कम 2 फसलें उगाई जाती थी। 2 फसलें साल में उगाई जाती थी। एक रबी की फसल होती थी और एक आपकी खरीफ की फसल होती थी। ठीक है, तो देखिए 2 फसल साल में उगाई जाती थी। जहां बारिश या सिंचाई के अन्य साधन हर वक्त मौजूद होते थे, वहां तो साल में 3 फसलें। अब देखिए, साल में 2 फसलें भी उगाई जाती थी और साल में कभी 3 फसलें भी उगाई जाती थी। 2 फसलें कौन होती थी, खरीफ और रबी, और कभी 3 फसलें होती थी तो खरीफ और रबी के बीच में होता था जायद की फसलें। ठीक है, पैदावार में विविधता पाई जाती थी। उदाहरण के लिए आइन हमें बताती है, आइन का मतलब यहाँ पर आइन अकबरी से है, शॉर्टकट में लिखा है आइन अकबरी। ठीक है, आइन हमें बताती है कि दोनों मौसम मिलाकर मुगल प्रांत आगरा में 39 किस्म की फसलें होती थी। देखिए 39 किस्म की फसलें होती थी।
आगरा आगरा प्रांत की बात कर रहा हूँ केवल, ठीक है। जबकि दिल्ली प्रांत में 43 किस्म की फसलों की पैदावार होती थी, मतलब पैदावार फसलों की विविधता थी। और बंगाल में सिर्फ और सिर्फ चावल की 50 किस्में थी, उस समय की बात कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि बंगाल जो है ना धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है, धान की खेती के लिए, चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है बंगाल। बंगाल आमतौर पर हर जगह धान एक ही बार बोया जाता है वर्ष में, लेकिन बंगाल में एक वर्ष में 3 बार धान बोया जाता है, ठीक है, 3 बार धान बोया जाता है बंगाल में। और उस समय चावल की 50 किस्में थी बंगाल में केवल, ठीक है। और यह आईने अकबरी से ये सब जारी ज़्यादा जानकारियाँ मिलती हैं। देखिए, आपको एक चीज़ और आपको बता दूं, बहुत समय पहले 15वीं और 16वीं सदी में ये टमाटर जो है भारतीय फसल नहीं था, ये टमाटर बाहर से लाया गया। आलू भी बाहर से लाया गया पुर्तगालियों के द्वारा, मिर्च भी बाहर से लाया गया, मतलब कि हरी मिर्च। टमाटर, आलू, मिर्च जैसी सब्जियां नई दुनिया से आई थी। अब नई दुनिया कौन है? नई दुनिया की बात मतलब उत्तरी अमेरिका की बात की जा रही है, अमेरिका महाद्वीप की बात की जा रही है। वही अमेरिका महाद्वीप क्रिस्टोफर कोलंबस ने जिसकी खोज 1492 में की थी, ठीक है। तो टमाटर, आलू, मिर्च ये सभी पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। अनानास और पपीता भी पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। मूंगफली भी पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था, ठीक है। स्रोतों से हमें अक्सर, देखिए थोड़ा सा इसको मैं वो कर लूँ, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, चलिए एक ब्लैक कर लेता हूँ। देखिए, स्रोतों से हमें अक्सर जिनसे कामिल, जिनसे कामिल का मतलब क्या होता है? सर्वोत्तम फसलें। वह फसलें जो बहुत ही सर्वोत्तम फसलें होती थी, अच्छी किस्म की फसलें होती थी, उन्हें जिनसे कामिल कहा जाता था। जैसे कपास और गन्ने की फसल को बहुत ही सर्वोत्तम फसलें मानी जाती थी, तो मुगल राज्य में उसे जिनसे कामिल कहा जाता था। तो स्रोतों से हमें अक्सर जिनसे कामिल मध्य भारत और दक्षिण पठार में फैले हुए जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर कपास उगाई जाती थी, ठीक है, मध्य भारत में। जबकि बंगाल अपनी चीनी के लिए मशहूर था। बंगाल किसके लिए मशहूर था? चीनी के उद्योग के लिए बंगाल मशहूर था। तिलहन तिलहन और दलहन की नकदी फसलें भी होती थी, तिलहन और दलहन की फसलें नकदी होती थी। तथा गन्ने जैसी फसलें बेहतरीन। अब देखिए, जिनसे कामिल में कौन क्या आती है? जिनसे कामिल में कपास आता है और गन्ना आता है, मतलब चीनी, ये क्या आता है? जिनसे कामिल में आता है। मुगल राज्य भी किसानों को ऐसी फसलों की खेती करने के लिए बढ़ावा देता था, क्योंकि इनसे राज्य को क्या मिलता था? ज्यादा कर मिलता था, ठीक है। 17वीं सदी में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई नई फसलें भारतीय उपमहाद्वीप पहुंची। अब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई फसलें भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंची। मैंने बताया ना, मूंगफली, टमाटर, हरी मिर्च, ठीक है, मक्का, आलू, ये सभी कहाँ, पपीता, अनानास, ये सब कहाँ से आया था? बाहर से आया हुआ था, ठीक है। और भी 15वीं और 16वीं सदी में आया हुआ था, पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। 17वीं सदी में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई नई फसलें भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंची थी। मक्का भारत में अफ्रीका और पाकिस्तान के रास्ते आया था, अफ्रीका और पाकिस्तान के रास्ते आया था। 17वीं सदी में इसकी गिनती पश्चिमी भारत की मुख्य फसलों में होने लगी। अब देखिए, बहुत जल्द यह बाहर से मक्का आया और भारत की मुख्य फसल में शामिल हो गया मक्का, ठीक है। मक्का का सबसे ज्यादा पैदावार किस देश में होता है? मैक्सिको में होता है, मैक्सिको में होता है, मैक्सिको और यूएसए। और मैक्सिको शायद मक्का का जन्मभूमि है, भी है मैक्सिको, ठीक है। तंबाकू का प्रसार। अब देखिए, मध्यकाल में या मुगलों के समय में तंबाकू का प्रसार हुआ, तो देखिए तंबाकू की खेती शुरू होने लगी। अब देखिए, तंबाकू भी बाहर से ही आया था, पुर्तगालियों ने लाया था। तो देखिए, यह पौधा सबसे पहले दक्कन पहुंचा था, दक्षिण भारत में पहुंचा हुआ था तंबाकू का पौधा, जहां से 17वीं सदी के शुरुआती वर्षों में इसे उत्तरी भारत लाया गया था। यही है तंबाकू का पौधा, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। आइन उत्तरी भारत की फसलों, आइन का मतलब आइन अकबरी है, थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया हूं। आइन उत्तरी भारत की फसलों की सूची में तंबाकू का जिक्र नहीं करती है, ठीक है। आइन अकबरी में तंबाकू का जिक्र नहीं है, लेकिन यह भी तंबाकू भी उसी समय आया जिसमें आलू आया था, हरी मिर्च आया था, पपीता आया था, अनानास आया था, मूंगफली आया था नई दुनिया से, उसी समय तंबाकू भी आया था, ठीक है। देखिए, अकबर और उसके अभिजातों ने, अकबर और उसके दरबारियों ने 1604 में पहली बार तंबाकू देखी थी। 1604 में पहली बार तंबाकू देखा था भारतीयों ने और अकबर और उसके दरबारियों ने, ठीक है। ऐसा लगता है इसी समय तंबाकू धूम्रपान करने की लत ने जोर पकड़ा। हुक्का और चिलम में इसका प्रयोग होता था तंबाकू का,
ठीक है। लेकिन बाद में जहांगीर ने क्या किया, जहांगीर ने तंबाकू पर बैन लगा दिया। जहांगीर ने कहा ये बहुत बुरी आदत है तंबाकू का प्रयोग करना, तंबाकू से क्या हो जा रहा है, दिक्कत हो जा रही है भैया, तंबाकू खा खा रहे हैं लोग और धूम्रपान का शिकार हो रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये गंदी आदत है तंबाकू खाना। जहांगीर ऐसा कहता था, हालांकि जहांगीर बहुत बड़ा शराबी था, ठीक है। जहांगीर ने खुद कहा था कि मुझको एक पाव गोश्त और एक पाव शराब से मतलब है, उसके अलावा मैंने पूरी प्रशासनिक व्यवस्था नूरजहां के कदमों में डाल दी है, ठीक है। बहुत बड़ा शराबी था जहांगीर, लेकिन इतना जहाँ मतलब कि क्या कहा जाए, लेकिन उसको क्या था, तंबाकू से एलर्जी थी, तंबाकू पर उसने बैन लगाया क्योंकि यह बुरी चीज़ है तंबाकू, लेकिन शराब अच्छी चीज़ है जहांगीर के लिए। तो जहांगीर उस समय उस बुरी आदत के फैलने से इतना चिंतित था कि उसने इस पर पाबंदी लगा दी थी। यह पाबंदी पूरी तरह से बेअसर साबित हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि 17वीं सदी के अंत तक तंबाकू पूरे भारत में खेती, व्यापार और उपयोग की मुख्य वस्तुओं में शामिल थी। अब देखिए, जहांगीर ने पाबंदी तो लगाई थी तंबाकू पर, लेकिन जहाँ ये तंबाकू इतना फैल चुका था कि हर जगह इसकी खेती होने लगी थी, ठीक है। अब ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा कि जहांगीर ने इस पर पाबंदी लगाई थी तंबाकू पर, ठीक है, तंबाकू की खेती पर। पंचायत और मुखिया, मध्यकाल में जो गांव होते थे ना, वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था कैसे चलती थी, पंचायतों के माध्यम से चलती थी। तो वहाँ की पंचायत और मुखिया, गांव की पंचायतों में बुजुर्गों का जमावड़ा होता था, बुजुर्ग लोग ही तो पंचायत किया करते थे। वे गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे, जिनके पास अपनी जमीन के पुश्तैनी अधिकार होते थे। जिन गांव में कई जातियों का, अब देखिए, गांव जो गांव होता था ना, गांव जो होता था वहां पर क्या होती थी, वहां पंचायत होती थी, ठीक है, पंचायत होती थी। मतलब एक विशिष्ट व्यक्ति पंचायत करता था और फैसले देता था। लेकिन उस गांव में कभी छोटी छोटी जाति पंचायतें भी होती, छोटी छोटी जातियों का समूह होता था, तो उनकी भी एक अलग पंचायत होती थी। इससे बड़ा पंचायत गांव का होता था, लेकिन अपनी जातियों का भी पंचायत होता था। जिन गांव में कई जातियों के लोग रहते थे, वहां अक्सर पंचायत में विविधता पाई जाती थी। यहाँ एक ऐसा अल्पतंत्र होता था जिसमें गांव के अलग अलग संप्रदायों, जातियों की नुमाइंदगी होती थी, ठीक है। छोटे मोटे और नीचे काम करने वाले खेतिहर मजदूरों के लिए इसमें कोई जगह नहीं होती थी। जो पंचायत होता था उसमें क्या होता था, ऐसा नहीं है कि आज की तरह चुनाव होता था और भेदभाव नहीं होता था। जो बड़े तबके के लोग होते थे, मतलब गांव में जिसका प्रभुत्व होता था, वो पंचायत का मुखिया होता था और वही फैसले लेता था, ठीक है। छोटे मोटे या नीच काम करने वाले जो खेतिहर मजदूर थे, उनका कोई पंचायत में कोई योगदान नहीं होता था। पंचायत का फैसला गांव में सबको मानना पड़ता था, जो भी पंचायत फैसला लेती थी, गांव में सभी लोग को मानना पड़ता था। पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था, जिसे मुकद्दम, अब देखिए पंचायत का सरदार क्या होता था, मुखिया होता था, जिसे क्या कहा जाता था, मुकद्दम या मंडल कहते थे, ठीक है। मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से होती थी और इस चुनाव के बाद उन्हें उसकी मंजूरी जमींदार से लेनी पड़ती थी, ठीक है। अब मुखिया का देखिए गांव का जो मुखिया होता था ना, मतलब पंचायत का जो मुखिया होता था, उसे क्या कहा जाता था, मुखिया कहा जाता था। और मुखिया को क्या कहा जाता, मुकद्दम या मंडल, मतलब गांव की मुखिया को मुकद्दम या मंडल कहते थे, ठीक है। और मुखिया का चुनाव कैसे होता था, गांव की बुजुर्गों की आम सहमति से, मतलब गांव के जो बड़े संभ्रांत लोग हैं उन्हीं की सहमति से, संभ्रांतों के बीच में ही संभ्रांत का निर्णय होता था, ठीक है। उसी में कोई एक मुखिया बनता था, सरदार बनता था। लेकिन वह भी चुनाव अपने आप नहीं हो जाता था। इस चुनाव के बाद भी मंजूरी किसी में लेनी पड़ती थी, जो क्षेत्र के जमींदार होते थे, ठीक है। जो 50-100 गांव, 200 गांव के जमींदार होते थे, उनसे मंजूरी लेनी पड़ती थी पंचायत के मुखिया को, ठीक है। मुखिया अपने औहदे, मतलब मुखिया अपने पद पर तब तक बना रहता था जब तक गांव के बुजुर्गों को उस पर भरोसा था, ठीक है। ऐसा नहीं होने पर बुजुर्ग उसे क्या करते थे बर्खास्त कर देते थे। गांव के बुजुर्ग का मतलब सब लोग नहीं भैया, संभ्रांतों के बुजुर्ग, संभ्रांत लोग ही, ठीक है। बुजुर्ग का मतलब यहाँ पर बड़े लोगों की बात हो रही है। बड़े लोगों में से ही बड़े लोगों को मुखिया बनाया जाता था और उसकी मंजूरी किससे लेनी पड़ती थी, जमींदार से लेनी पड़ती थी, ठीक है। और उस मुखिया को क्या कहा जाता था, मुकद्दम या मंडल कहा जाता था। देखिए, गांव की आमदनी व खर्चे का हिसाब किताब अपनी निगरानी में बनवाना मुखिया का मुख्य काम था। अब गांव की जो खर्चे का हिसाब किताब, गांव में कोई आमदनी होती थी तो इसका हिसाब किताब कौन करता था, मुखिया करता था। पंचायत का पटवारी क्या करता था, उसकी मदद करता था, मुखिया जी की मदद करता था पंचायत का जो पटवारी होता था। पंचायत का खर्चा गांव के उस आम खजाने से चलता था। पंचायत का खर्चा कैसे चलता था, तो उस आम खजाने से चलता था जिसमें हर व्यक्ति योगदान देता था। अब देखिए, गांव में उस टाइम क्या होता था, गांव के प्रत्येक लोग पंचायत को भी टैक्स देते थे, ठीक है, टैक्स देते थे। उससे क्या होता था, पंचायत का भी खर्चा चलता था। इस खजाने से उन कर अधिकारियों की खातिरदारी का खर्चा भी उठाया जाता था। जो कर अधिकारी आते थे,
जो राज्य से बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी आते थे उनकी भी खातिरदारी की जाती थी पंचायत के खर्च के अलावा, ठीक है। जो समय समय पर गांव का दौरा करते थे, ठीक है, उनको खिलाने पिलाने रहने आवाभगत भेंट, ठीक है, ये सब देते थे, ठीक है। पंचायत का एक बड़ा काम यह तसल्ली करना था कि गांव में रहने वाले अलग अलग समुदायों के लोग अपनी जाति की हदों के अंदर रहें। गांव पंचायत का एक काम क्या था, सबको अपनी हद में रहने देना, सब पर अनुशासन, कड़ी अनुशासन लागू करना, ये पंचायत का क्या था, पंचायत के मुख्य काम थे, ठीक है। टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, क्लास 6 to 12 की पूरी एनसीईआरटी चैप्टर वाइज सारा नोट, चैप्टर वाइज सारी टेस्ट सीरीज, लेक्चर्स वीडियो के सारे नोट, 2500 क्वेश्चन की रामबाण टेस्ट सीरीज फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग को मिलेगी। तो जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में ऊपर भी शो हो रहा है, और टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रामीण दस्तकार, अब उस समय के जो ग्रामीण दस्तकार थे, ग्रामीण कारीगर थे, ठीक है। अब दस्तकार में कौन शामिल होगा, दस्तकार में लोहार, बढ़ई, नाई, ठीक है, राजगीर, धुनिया, ये सभी क्या है, दस्तकार है, कारीगर हैं। तो ग्रामीण दस्तकारों की स्थिति कैसी थी, तो देखिए गांवों में दस्तकार काफी अच्छी तादाद में रहते थे, कहीं कहीं तो कुल घरों के 25% लोग क्या थे, दस्तकारी ही थे। तो देखिए दस्तकार में क्या कौन आएंगे, जो भी कारीगर आते हैं उन्हें दस्तकार कहा जाता है। तो कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, जहां तक कि सुनार जैसे ग्रामीण दस्तकार भी अपनी सेवाएं गांव के लोगों को देते थे, जिसके बदले गांव वाले उन्हें क्या देते थे, अलग अलग तरीकों से उनकी सेवा की अदायगी करते थे, ठीक है। आमतौर पर या तो उन्हें फसल का एक हिस्सा दे दिया जाता था, ठीक है, मान लो कुम्हार, लोहार, बढ़ई आदि कोई काम कर रहे हैं तो या तो उन्हें फसल का एक हिस्सा दे दिया जाता था, या फिर गांव की जमीन का एक टुकड़ा, शायद कोई ऐसी जमीन जो खेती लायक होने के बावजूद बेकार पड़ी हो, वह भी दे दिया जाता था, ठीक है, इन दस्तकारों को। अदायगी की सूरत क्या होगी, यह शायद पंचायत ही तय करती थी। महाराष्ट्र में ऐसी जमीन दस्तकारों का वतन बन गई, जिस पर दस्तकारों का पुश्तैनी अधिकार होता था, ठीक है। कभी कभी दस्तकारों को पंचायत क्या होती थी, या बड़े बड़े लोग जो होते थे वो दस्तकारों को जमीनें भी देते थे, क्योंकि वह उनके लिए काम करते थे भैया। ग्राम समुदायों में महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी थी, ग्राम समुदाय में जो महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति थी वह कैसी थी। देखिए मर्द क्या करते थे, खेत जोतते थे बैल लेकर, ठीक है। महिलाएं क्या करती थी, बुआई करती थी, निराई करती थी, गुड़ाई करती थी, कटाई करती थी, साथ ही साथ पकी हुई फसलों का दाना निकालने का भी काम करती थी। आज भी हल्की फुल्की जो खेती बाड़ी में जो हल्के फुल्के काम होते हैं, छोटे छोटे काम होते हैं, वो महिलाएं करती थी, लेकिन जो मेहनत वाले काम होते हैं कौन करते हैं, पुरुष करते हैं। सूत काटना, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करना, गूंथना, कपड़ों पर कढ़ाई करना, दस्तकारी के काम आदि ऐसे पहलू हैं जो महिलाओं के श्रम पर ही निर्भर है। ये सभी काम जो महीन काम है ना, ये सभी महिलाएं ही कर सकती हैं। किसान और दस्तकार महिलाएं जरूरत पड़ने पर न सिर्फ खेतों में काम करती थी, बल्कि नियोक्ताओं के घर भी जाती थी और बाजारों में भी। मतलब ये क्या करती थी, जो किसानों के साथ उनकी महिलाएं खेती में भी योगदान देती थी, और कभी कभी होता था कि वो बाजारों में भी अपने प्रोडक्ट बेचने जाती थी, ठीक है, बाजार में भी सहयोग करती थी किसान के साथ, ठीक है। कई ग्रामीण संप्रदायों में शादी के लिए दुल्हन की कीमत अदा करने की जरूरत होती थी। आमतौर पर देखिए आमतौर पर दूल्हे को कीमत दिया जाता है, लेकिन ऐसा समय था मध्य भारत में, मतलब मध्यकाल में, कि कभी कभी कुछ ऐसे संप्रदाय थे, कुछ ऐसी जातियां थी, कुछ ऐसे समाज थे जहां दुल्हन के पिता को या दुल्हन को कीमत मिलती थी, ठीक है। तो दुल्हन की कीमत अदा करने की जरूरत होती थी, न कि दहेज की। तलाकशुदा और के लिए पुनर्विवाह को वैध माना जाता था, ठीक है। इन दोनों के लिए क्या माना जाता था, पुनर्विवाह को वैध माना जाता था। महिलाओं को संपत्ति विरासत में पाने का भी अधिकार था उस टाइम, ठीक है। तो ये सब महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे जरूर ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है मित्रों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री लेक्चर्स वीडियो क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिएगा। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 83183972, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 8318397276, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। फोन पे पेटीएम नंबर यही है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, केवल 1499 रुपये में आप लोग को कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करा दिया जाएगा। धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और देख लीजिए ये कितना बढ़िया बेहतरीन नोट्स है।
ये सब सारे नोट्स, ऐसे ही सारे के सारे पीपीटी नोट्स सब कुछ आपको मिलेगा, ऐसे ही सारी टेस्ट सीरीज मिलेगी, लेक्चर्स वीडियो मिलेगा, सब कुछ आप लोग को उपलब्ध मिलेगा। तो आप लोग जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।